हेलो दोस्तों, जय हिंद। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर जो आर्मी के पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। आपके 5-6 पेपर में शायद करवा चुका हूँ, 5 पेपर करवा चुका हूँ मैं। ये 6वां पेपर है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है और आपसे भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पेपर के बारे में बताओ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। क्योंकि अभी बहुत सारी रिलेशन की भर्तियां हैं, काफ़ी रैली भर्तियां हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी एग्ज़ाम की डेट का भी कुछ फाइनल नहीं है। जैसा कि अभी तक दे रखा है वो 30 जनवरी या 27 फरवरी है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करें। बाकी यदि डेट पोस्टपोन्ड होती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो वो आपको पता चल जाएगा अलग अलग माध्यमों से। तो बिना देर किए हम अगला पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट अपना क्या रहता है? सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में देखो, सामान्य ज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ, किस शहर में स्थित है? देखिए, मैं आपको काफी टाइम बता चुका हूं कि ये जो मेन चीजें, मेन पार्क हैं, गार्डन हैं, मेन इमारतें हैं, उनका आप याद करो अच्छे तरीके से, कौन सी कहां पर है। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में है? देखो, वैसे तो बॉटनिकल गार्डन बहुत सारे शहरों में है, लेकिन यहाँ पूछा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में है? लखनऊ में। अब कौन से शहर के किनारे कौन सी नदी है, या फिर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। जैसे अपने हम भारत की बात करें तो देखो, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, आपका मथुरा है यमुना नदी के किनारे, आगरा है यमुना नदी के किनारे, जहां पर आपका ताजमहल बना है वो भी आपका यमुना नदी के किनारे ही है। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं भारत में भी, तो उनको भी याद रखना। अब मेन शहर देखो, पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो, टेम्स नदी, ये जो आपका है टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन है। कौन सा शहर है टेम्स नदी के किनारे? आपका लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी है। जो वोल्गा, देखो वोल्गा नदी है आपकी रूस में, और रूस के 11 शहर इस नदी के किनारे पर है। ध्यान रखना, रूस में जो मेन उसके 20 शहर हैं, उन 20 में से 11 शहर वोल्गा नदी के किनारे पर ही हैं। इसके बाद आते हैं सीन नदी। देखो, पेरिस आपका किस नदी के किनारे? सीन नदी। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका पेरिस। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया? देखो, सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। 1965 में आपका क्या हुआ है? भारत पाक युद्ध हुआ है 1965 में। इसके बाद आता है आपका 1961। अब देखो, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय किया था, और उसमें आपका गोवा राज्य है वो पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। कौन से ऑपरेशन में आता है बेटा? ये ऑपरेशन विजय में। गोवा के साथ आपके दमन और दीव भी है। तो कौन से सन में किया है? सन 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ, वो जो भारतीय सेना द्वारा किया गया था। ऑपरेशन विजय में आपका गोवा, दमन और दीव जो पुर्तगाल के अधीन थे आजादी के बाद भी, तो उनको क्या किया गया? पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देखो, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। जिसका जो सबसे गहरा स्थान है उसको मेरियाना गर्त भी बोलते हैं। मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। कितना है? 11,022 मीटर, या मैं कहूं 11 किलोमीटर लगभग। तो कई बार यह भी आ जाता है कि भाई विश्व का जो सबसे गहरा स्थान है या विश्व की जो सबसे गहरी जगह है उसका नाम क्या है? तो वो कौन सा है? मेरियाना गर्त है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। देखो, भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? देखो, आप जैसे गूगल पे खोजते हो ना किसी जगह को, तो वहां पे हम मेनली जो नक्शा होता है उससे आप देखो दूरी है,
दूरी भी पता कर लेते हो भाई कि कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है। दिशा भी पता कर लेते हैं, ये दशा नहीं है, इसको दिशा दिशा भी। लंबाई और दूरी बात एक ही है कि लंबाई कितनी दूरी पर है, तो इसका मतलब कौन सा होगा इसका आंसर डी। तो नक्शे का प्रयोग करके हम ये सारी चीजें पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर है कोई स्थान, कौन सी दिशा में है, उसके नियर बाय कौन सी जगह है, तो ये सारी चीजें हमें उससे पता चल जाती है। अब आओ इसके बाद, लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखो लंदन मैंने बताया था, अभी जो क्वेश्चन आया था इससे पहले पेरिस का पूछा था जो फिन नदी के किनारे था, अब यहाँ पे लंदन का पूछ लिया है, उसमें भी पहला ऑप्शन टेम्स ही था। तो लंदन कौन सी नदी के किनारे पर है, टेम्स नदी के किनारे पर है। अब इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का नृत्य है। देखो बिहू बिहार का, मैं आपको पहले बता चुका हूं, झुमरी नृत्य प्रसिद्ध है। असम का आपका कौन सा है, बिहू, बहुत बार आता है। उड़ीसा का है आपका ओडिसी, और यूपी की, अब देखो यूपी में बहुत सारे नृत्य हैं, रामलीला है, रासलीला है, आपकी नौटंकी है, तो ये सब कहां के, यूपी के। तो बिहू किस राज्य का नृत्य हो गया, असम का हो गया। कौन सा हो गया, असम का हो गया। अब आओ मिजोरम की राजधानी है। देखो राजधानियों से क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेन कंट्री आपको याद कर लेने हैं, मेन कंट्रियों की राजधानी। और इसके अलावा आपको अपने भारत के जितने भी राज्य हैं सबकी राजधानी पता होना चाहिए। स्पेशली जो 7 सिस्टर और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी आप जरूर से जरूर याद रखना, जो आपके लिए क्वेश्चन आता है इन्हीं में से ज्यादा आता है। तो सबसे पहला आता है मिजोरम की राजधानी है। देखो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें शिलांग। देखो शिलांग कहां की राजधानी है, मेघालय। शिलोंग कहां की राजधानी है आपकी, मेघालय की। इसके बाद आता है इम्फाल। देखो इम्फाल कहां की है, मणिपुर। दिसपुर कहां की है आपकी, असम। और ये आइजोल कहां की है आपकी, मिजोरम की। जो आपके 7 सिस्टर हैं इसमें शिलोंग मेघालय की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की है, असम की दिसपुर है, आइजोल की मिजोरम है, नागालैंड की आपकी कोहिमा है। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां की कौन सी है, ईटानगर है। अब इसके बाद आओ चिल्का झील कहां पर स्थित है। देखो चिल्का झील बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हरियाणा है। तो ये आप एक बार अच्छे तरीके से देखो, चिल्का झील कहां पर है, डल झील कहां पर है, बहुत सारी झीलें जो मेन है उनको याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, और ये समुद्री अफवाह पर, जो समुद्री अफवाह पर बनी हुई भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी, चिल्का झील। और ये भारत की सबसे बड़ी समुद्री अफवाह पर और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, समुद्री अफवाह पर बनी हुई। इसके बाद आओ अर्जुन अवार्ड। देखो अर्जुन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, कौन सा किस फील्ड में दिया जाता है। देखो अर्जुन अवार्ड आपका, अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी अवार्ड है, और भी अवार्ड है, ये आपका विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड है, वो भी आपका विशिष्ट खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। अभिनेताओं को आपके देखो आईफा अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं वो आपके अभिनेताओं को दिए जाते हैं। साहित्य के जो पुरस्कार हैं वो आपके कवियों को दिए जाते हैं, और जो साइंस के पुरस्कार हैं वो किसको दिए जाते हैं, वैज्ञानिकों के लिए। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। देखो कश्मीर घाटी में आपका श्रीनगर भी है, कुपवाड़ा भी है, लेकिन आपसे पूछा है मुख्य शहर, तो बताओ इन दोनों में मुख्य शहर कौन सा होगा, श्रीनगर है। कौन सा ज्यादा मुख्य शहर है इनमें, श्रीनगर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा हो गया आपका, श्रीनगर है। इसके बाद आओ, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। देखो नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि नार्वे में रात के समय भी आपको सूर्य दिख जाता है। अब आओ, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। देखो ऋग्वेद, न्याय सूत्र, सामवेद। देखो हमारे पास जैसे 4 वेद हैं, सबसे पहला आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखो क्या आता है आपका, जैसे ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना आती है, मेनली देवताओं की क्या आती है, प्रार्थना कैसे करते हैं, जैसे आपका जो गायत्री मंत्र है कहां से लिया गया, ऋग्वेद। इसके बाद सामवेद। देखो 4 वेद है अपने पास, ऋग्वेद, सामवेद और
यजुर्वेद और एक है आपका अथर्ववेद। तो आपका देखो जो आपका सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका यजुर्वेद है, आते हैं क्वेश्चन यहां पे, यजुर्वेद गद्य और पद्य से संबंधित है। और आपका एक है अथर्ववेद, इसमें आपका जो भी जादू टोना मंत्र तंत्र ये सारी चीजें कहां आती हैं, तंत्र। तो सत्यमेव जयते आपका मंडकोपनिषद से लिया गया, कहां से लिया गया है, मंडकोपनिषद से लिया गया है। अब N1H1 क्या है, देखो N1H1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। N1 और H1 क्या है, स्वाइन फ्लू का वायरस है, N1 और H1। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है। देखो जैसे मैं अभी पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मुझसे कई बच्चों ने भी ये दिया था कमेंट बॉक्स में कि भाई किस वस्तु पर डिपेंड करता है। तो एक बच्चे ने बोला था कि गुरुजी ये घनत्व पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ सारे ऑप्शन है आपके, घनत्व है, आयतन है, आवृत्ति है, भार है। देखो उत्प्लावन बल क्या है, जैसे आपके पास ये गिलास में पानी है, आपने कोई वस्तु डाल दी, एक जो पानी की ओर नीचे से बल लगता है, ये आपका कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावक बल है। इसको दे देते हैं हम डब्ल्यू डैश, और इसको बोलते हैं हम डब्ल्यू बराबर mg। डब्ल्यू बराबर क्या है आपका mg, ये आपका भार है। जो भी वस्तु है, हम वस्तु को पानी में डालते हैं तो उस पर एक नीचे की तरफ बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल। यदि वस्तु का भार इस उत्प्लावक बल से ज्यादा है, देखो इसका भार यदि W इज ग्रेटर देन W डैश, तो आपकी वस्तु डूब जाएगी। और यदि आपका ये नीचे का जो बल है, उत्प्लावक बल आपका ज्यादा है, तो वस्तु इसका मतलब नहीं डूबेगी। और यदि बराबर है तो वो सतह के थोड़ा सा कहां रहेगी, नीचे। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। उत्प्लावक बल मेनली जो निर्भर करता है वो आपके भार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि देखो W बराबर आपका क्या है, mg है, W बराबर mg, और आपका रो इज इक्वल टू m अपॉन में क्या होता है, v। तो यहां W बराबर m की जगह पे हम क्या लिखते हैं, रो v और g। तो अब हम यदि ऐसे चलेंगे तो यहाँ आयतन पर भी डिपेंड आ गया। आयतन और घनत्व, तो एक तरीके से घनत्व क्या होता है, घनापन होता है किसी भी चीज का। तो यदि आपका पानी का घनत्व ज्यादा है जो वस्तु डाली गई है उसके घनत्व से, यदि किसी वस्तु का जो पानी पर डाली गई है उस वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो वो घनत्व पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो चीज कहां से निकल के आ रही है, बाहर से ही निकल के आ रही है। तो उत्प्लावक बल किसके ऊपर डिपेंड है, बाहर के ऊपर है। यदि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो बाहर ज्यादा सही है। मैंने ये कई टीचरों से डिस्कस किया था, जब आपने बताया था कि गुरुजी इसका घनत्व है, तो कईयों ने घनत्व भी बताया था, लेकिन ज्यादातर ने आपको क्या बताया था, वो भार बताया था। और यहाँ वो चीज है मैंने आपको क्लियर कर दी है, W बराबर mg। यहाँ यदि m की जगह पर रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रो बी। इस तरह से देखते हैं तो ये किस पर डिपेंड हो जाती है, घनत्व पे। अब देखो जड़त्व का माप क्या होगा, जड़त्व का माप क्या होगा, देखो जड़त्व का माप है आपका द्रव्यमान। बल है, बल का मान आपका बता दिया मैंने, न्यूटन है। लक्ष्य है आपका ये प्रदीपन की इकाई है। तो जड़त्व का माप क्या है आपका, द्रव्यमान। अब इसके बाद आओ, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है। देखो पहले आपको टिंडल प्रभाव पता होना चाहिए। टिंडल प्रभाव क्या है, जब आपकी जो प्रकाश की किरण है, जब आपकी प्रकाश की किरण है तो कोलाइडी माध्यम से गुजरती हैं, तो प्रकीर्णन की वजह से जो हमें प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई देता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपना टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जैसे आप देखते हो आपके कमरे में मान लो कोई छेद है, तो वहां से प्रकाश जाता है आपको, तो वो प्रकाश की जो लाइट है आपको बिल्कुल चमकती हुई दिखती है। वहां जो धूल के कण है वो एक तरीके से उसके लिए कोलाइडी माध्यम का काम करते हैं। तो वो कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसके ऊपर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर। अब देखो कितने डेसिबल से ज्यादा की आवाज कानों के लिए कष्टदायी होती है। देखो वैसे तो 75-80 से ऊपर की कष्टदायी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपकी 90 डेसिबल से ज्यादा, 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज कानों के लिए कष्टदायक होती है। यदि आप कंटिन्यू 8 या 10 घंटे 90 डेसिबल से ऊपर की आवाज सुनते हो तो वो आपके कानों के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, बिल्कुल आपके कानों के लिए क्या है, हानिकारक है। और यदि बहुत ज्यादा आवाज आ जाती है
तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है, 130 140 से ज्यादा आ जाए तो वो तो बहुत ज्यादा है, सहन ही नहीं कर पाते। अब आओ, आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में काम में लिया जाता है। तो देखो, शीतलक के रूप में आपका साधारण जल, पहले भी आया था, साधारण जल है, CO2 है और आपकी वायु है। ये किस काम में आती है? शीतलक के काम में आती है। और जो हैवी वाटर है ये आपका मंदक का काम करती है। ये आपका किसका काम करती है? मंदक का काम करती है। फिर पुराने पेपरों में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था, ये नाभिकीय भट्टी में जब न्यूट्रॉनों का सर्जन किया जाता है तो वहां पे जो शीतलक के रूप में आता है वो क्या आता है? साधारण जल, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु काम में आती है। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चर्म की ऊपरी जो परत है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस बोलते हैं। जो चर्म की ऊपरी परत है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? देखो, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। ये साइंस में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कोशिका की खोज वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और भी बहुत सारी चीजें आपकी, ये टेलीविजन है, टेलीफोन है, जितने भी उपकरण है, आपका डायनेमो है, आपका दूरदर्शी है, तो इन सब चीजों की जो मेन जो है उनका याद कर लेना। खोज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया? लेमार्क, डार्विन, मेंडल और आपका कौन है? लीनियस। तो अब देखो, डार्विन ने क्या है? थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। मेंडल ने कौन सा दिया था? आनुवंशिकता का नियम। और वंशानुगति के सिद्धांत का नियम दिया था आपका लेमार्क ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लेमार्क होगा। और इसके बाद आपका बचता है लीनियस। तो लीनियस ने आपका, जो लाइनियस है, इसने द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी पद्धति दी थी? द्विनाम पद्धति। जो वंश का नाम और वो लिखते हैं, तो वो कौन सी पद्धति दी थी? द्विनाम पद्धति। तो प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया था? आपका लेमार्क ने दिया था। डार्विन ने आपका थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया, मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया और लीनियस ने आपको द्विनाम पद्धति दी। इसके बाद आओ, सेरिबेलम किसको नियंत्रित करता है? देखो, सेरिबेलम किसको नियंत्रित करता है? ये सेरिबेलम हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन को। इसके बाद आता है, मनुष्य के आमतौर पर पाए जाने वाला कवक कौन सा है? तो देखो, टाइफाइड, प्लेग, चूहों से बीमारी होती है, ये बीमारी है। कवक पूछा है, कवक आपका रिंगवर्म होता है। जो आपकी त्वचा पर पाया जाता है कवक, वो कौन सा होता है? रिंगवर्म होता है। देखो, जो हमारी त्वचा पर ये जो कवक होते हैं, इन्हीं से जो अपनी जो डैंड्रफ वगैरह की बीमारियां हैं वो इन्हीं से होती हैं। वैसे तो हर किसी के त्वचा पर, हर किसी की त्वचा पर कवक होते हैं, लेकिन लगभग 40-50% लोगों को जो ये है कवक होते हैं, वो आपके डैंड्रफ वगैरह ऐसी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर देते हैं। कईयों के काफी बड़ी भी हो जाती हैं। वायरस क्या है? देखो, वायरस क्या है आपका? वायरस किससे बना होता है आपका? प्रोटीन से बनता है वायरस। देखो, वायरस प्रोटीन से बना होता है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है। ये आपके शरीर के अंदर ही जीवित रहते हैं, शरीर के बाहर आते ही ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? देखो, थायराइड, ये सबसे, देखो, अपनी मेनली ग्रंथि 3 तरीके की होती है आपकी। एक तो बाह्य स्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित होती है। तो देखो, आपकी थायराइड, ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। देखो, ये सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। इसके बाद आता है आपका दूसरा वाला पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ये आपकी सबसे छोटी अंतःस्त्रावी।
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है बताओ? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। आपकी लीवर। पेनक्रियास है वो आपकी, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो पेनक्रियास है यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि है पेनक्रियास आपकी। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या कितनी है? देखो हीलियम का परमाणु भार कितना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो जितना परमाणु भार है वही क्या हो जाएगी? इसकी परमाणु संख्या। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 29वां, 29वां क्वेश्चन क्या है आपका? नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? देखो नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? देखो नील्स बोर परमाणु की संरचना दी, जो तरबूजे वाला एग्जाम्पल दिया था, परमाणु की क्या दी है इसने? संरचना दी है। थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। रदरफोर्ड ने आपका नाभिकीय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। अब देखो मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? मंगल ग्रह पर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है मंगल ग्रह पर। और इसका जो लाल रंग होता है, ध्यान रखना, वो मीथेन की वजह से नहीं होता, वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। इसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। तो ये आपके देखो जीके और जीएस दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब हमें पेपर देना है तो जीके और जीएस के जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लेनी है। अब जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो किसके लिए लेना है? मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अब आइए मैथ्स पे आते हैं। ईश्वर सिंह एक काम के आधे भाग को 5 दिन में पूरा करता है, जबकि यादराम 1/3 काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो दोनों काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? देखो एक बार ध्यान समझेंगे। ईश्वर 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो मैं कहूंगा यहां पे ईश्वर पूरा काम कितना होगा? 1 काम। इसको कितने दिन में? 5 × 2 10 दिन में। इसके बाद आओ यादराम, 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है पूरा? ये भी 5 दिन में। यादराम पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका? 5 × 3 कितना आ गया? 15 दिन आ गया। तो ईश्वर पूरा काम 10 दिन में करेगा, यादराम पूरा काम 15 दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर कितने दिन में? इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। एलसीएम कितना आ गया इसका? 30। अब ईश्वर 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम करेंगे। देखो ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपके कुल काम निकल के आए हैं। इन दोनों का जो 10 और 15 का एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? कुल काम। तो ईश्वर 10 काम 30 दिन में, एक दिन में 3 काम। यादराम 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर ईश्वर और यादराम काम कितने करने हैं बेटा? 30 काम करने हैं। और ईश्वर और यादराम दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो कितने दिन में करेंगे? ये 6 दिन में करेंगे काम को। कितने दिन में करेंगे काम को? 6 दिन में पूरा करेंगे। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, 2x + 3y। देखो पहले वैसे देख लेते हैं, 2x + 3y और 3x ये कितने के बराबर है? 9 के। और 3x + 2x + 3y बराबर 9 और 3x + 4y बराबर 13। अब देखिए आप यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो y को बराबर कर लो। ऊपर तो गुणा कर दो आप 4 का और नीचे गुणा कर दो 3 का। तो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y बराबर 36। 3 के करेंगे 3 तिया 9x + 3 चौका 12y बराबर 39। माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे -x बराबर -3 या x बराबर कितना आ गया? 3। अब देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑप्शन देखो -3 3 3 1, तो डायरेक्ट कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि x बराबर कितना आ रहा है?
3 आ रहा है, तो 3 आप यहां पर रखो y का मान निकालने के लिए। 2 गुणा 3 प्लस 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 9 में से 3 दूनी 6 घटाओ, कितने बचे 3, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से किसका मान आ जाएगा y का। लेकिन मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हमें उनको ऐसे नहीं करना है, हमें इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना है। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी एक समीकरण में इसमें x की जगह पहला ऑप्शन ले रहा हूं, x की जगह -3 रखो और y की जगह 5 रखो। देखो रखू मैं 2 गुणा में -3 प्लस 3 गुणा में 5, कितना आना चाहिए 9। तो एक बार देखते हैं, 2 तिया 9 आना चाहिए, एक बार आता है देखते हैं। माइनस देखो -6 प्लस 15 कितना आ गया यहां पे, -6 प्लस 15 बराबर 9। लेकिन ये देखो इधर जाएगा, -6 15 में से घटाए तो कितना आ गया 9 आ गया। तो यहां पे देखो ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर जाएगा। एक बार क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x प्लस 4y, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे ऊपर 4 का गुणा किया, नीचे कितने का किया 3 का, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, -x और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 तिया 39 -3। तो x का मान तो कितना आ रहा है 3 ही आना चाहिए, और यहाँ 3 रखेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई 5 रख के देखें। नहीं सॉरी, क्वेश्चन में तो थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, बाकी सही है क्वेश्चन यही वाला। तो 2x इसमें रख के देखेंगे, ये एक बार इसमें और रख के देखो, ये 3 गुणा में -3 प्लस 4 गुणा में कितना आ गया आपका 5। एक बार देखो 3 तिया -9 प्लस 4 पंजे कितना आ गया 20, कितना आ रहा है ये -11, सॉरी कितना आ रहा है प्लस का 11, लेकिन आना कितना चाहिए 13। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब डायरेक्ट देखो, आप ऐसा करो 3 एक को ही करके देखो, तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा y की जगह 1 रखो, तो 6 प्लस 3 कितना आ गया आपका 9। ऐसे यहां पर रख के देखेंगे, 3 गुणा 3 आ गया प्लस 4 गुणा 1 कितना आ गया 13। तो ये कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी से सेटिस्फाई करेगा। ध्यान रखना तीसरे वाले ऑप्शन पे सेटिस्फाई करेगा, और जिस ऑप्शन पे ये सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चाहो तो आप ऐसे निकाल लेना x और y के मान, अदरवाइज सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इनकी जो वैल्यू है वो रख देना, और जिन वैल्यूज पर ये सेटिस्फाई कर जाए समीकरण वही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद आओ अगला, क्योंकि देखो यहां पर ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -3 5 पे हमें इसको भी सेटिस्फाई कराना है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहां देखो -3 दूनी 6 रखते हैं, -6 हो जाता है, और 5 तिया 15 रखते हैं, तो ये तो सेटिस्फाई कर जाता है -3 5 पे, लेकिन ये भी करना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि यहां रखूंगा 3 तिया 9 और 5 चौका 20, तो वो 11 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे और उससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करने हैं, दोनों सेटिस्फाई करवाने, दोनों जिससे सेटिस्फाई होंगे वही उसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए अगला, 180 डिग्री से बड़ा कोण और 360 डिग्री से छोटा कोण कहलाता है। देखो ये जब हमारे पास थीटा 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो वो आपका बृहद कोण, या जिसको हम बाह्य कोण, या जिसको हम आप प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। समकोण आपका जब थीटा बराबर 90 डिग्री का है, अधिक कोण जब आपके पास थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। न्यून कोण जब आपके पास कोण 90 डिग्री से क्या है छोटा है, तो आपका कौन सा कोण होगा न्यून कोण। और यदि आपके पास कोण 180 डिग्री का है तो वो सरल कोण होगा, 90 डिग्री का कोण क्या होगा समकोण होगा। इसके बाद आइए अगला, एक भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। देखो अंतः कोणों का योगफल मैंने क्लास में आपको फॉर्मूला बताया है, n-2 गुणा 180। n-2 देखो यहां पे 2 कॉमन ले दें, n-2 गुणा में क्या हो गया 180, क्योंकि समकोण का मतलब है 90,
जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो गुणा कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 90 में, तो कितना आ जाएगा 180। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला आंसर है, दूसरा वाला आंसर है। कौन सा वाला आंसर है, दूसरा वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन नंबर 35। किसी बैंक का ब्याज दर 5% वार्षिक है। यदि 3,000 रुपए की पूंजी पर 1,200 रुपए का ब्याज प्राप्त किया है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा किया गया था। तो सबसे पहले हम ये भी लगा सकते हैं, साधारण ब्याज ये होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या आपने पढ़ा है PRT बटा 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। अब 5%, देखो R कितना है यहाँ पे 5, ये आपके पास क्या है, मूलधन है आपका पास, मूलधन या P बोलते हैं जिसको हम। ब्याज कितना है आपके पास, I इंटरेस्ट, ब्याज कितना है 1200, तो ये आपके पास ब्याज हो गया 1200। टाइम बताना है तो साधारण ब्याज देखो आपके पास 1200 है, मूलधन कितना है आपके पास 3,000 है, मल्टीप्लाई बाई दर कितनी है आपके पास 5, समय आपको ज्ञात करना है अपॉन में 100, तो T बराबर आ जाएगा 1200 गुणा 100 अपॉन में 3000 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 जीरो से आप क्या कर दो बेटा, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से आपकी कितनी जीरो कट गई, 3 जीरो कट गई। अब 5 का भाग देंगे देखो तो कितने वर्षों के लिए जमा किया गया था। तो देखो आपका साधारण ब्याज सबसे पहले 3,000 रुपए की पूंजी, क्वेश्चन देखो मूलधन कितना है आपके पास 3,000 है, 3,000 रुपए की पूंजी पर 1,200 रुपए का ब्याज मिला है। 3,000 रुपए की पूंजी पर कितना मिला है, 1,200 रुपए का ब्याज मिला है हमें, और हमें बताना है उस पूंजी को कितने समय के लिए जमा किया गया था। तो सीधा फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर, आपके पास साधारण ब्याज बराबर आ गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना है आपके पास देखो 1,200 रुपए, मूलधन कितना है आपके पास 3,000 रुपए, ये आ गया दर, ये आ गया समय बटा 100, T बराबर ये आ गया। अब देखो इसके बाद काटो, 3 से कितनी बार कट गया ये 40 बार, 5 से कितनी बार कट गया ये 8 बार, कितने वर्ष आ गया 8 वर्ष आ गया, सीधा सीधा हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि 1 वर्ष का ब्याज निकालो भाई, सॉरी सबसे पहले इसको करने का देखो एक तरीका और है कि 3,000 रुपए की पूंजी है तो 3,000 पर मैं निकालूं 1 वर्ष का ब्याज, 3,000 का दर कितने परसेंट है आपके पास 5% है, तो 3,000 का 5% कितना आ गया 150 रुपए। कुल ब्याज कितना है आप ये बताओ मुझे, कुल ब्याज है आपके पास 1,200 रुपए, समय ज्ञात करना है, कुल ब्याज 1,200 है, 1 वर्ष का 150 है, काट देंगे कितना आ जाएगा आपका 8 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद आओ, भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, एक परिवार की अपनी खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे कि व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो मान लो पहले हम तेल पर 100 रुपए खर्च करते थे, पहले हम तेल पर कितने रुपए खर्च कर रहे थे 100, अब आपके तेल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो 20% वृद्धि हो गई, तो अब कितना तेल खर्च करेंगे 120 रुपए का। ध्यान से समझो, मान लेते हैं पहले हम 100 रुपए का तेल खर्च करते थे, अब तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, और 20% की वृद्धि होने पर जो तेल पहले 100 रुपए का आता था वो तेल अब कितने का आएगा 120 रुपए का आएगा। तो अब हमें कमी करनी है, आपसे पूछा है कितनी कमी की जाए कि व्यय अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित का मतलब है नो चेंज, पहले के बराबर। तो कितनी कमी करेंगे बेटा, जितना बढ़ाया है उतना ही कम करेंगे, आपने बढ़ाया कितना 20, क्योंकि यहाँ 20 की वृद्धि की है, अब 20 की वृद्धि पहले 100 पे की है, लेकिन कमी हमें अब करनी है, और कमी कितने पे होगी 120 पे, तो 20 बटा 120 गुणा में 100, 6 बार कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। मैंने आपको टेबल का तरीका भी बताया है, 20% से ठीक नीचे जो टेबल में आता है वो 16 सही 2/3% आता है, तो आप उस तरीके से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन, देखो इनको जोड़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, एक में जोड़ना है भाई 1 प्लस 0.01 और 0.001, तो क्या आ गया देखो, यहां कुछ नहीं है,
तो 0 लगा दो आगे, ऐसा करो को 1 प्लस 0.01 0.001 110.1, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? डायरेक्ट दूसरे वाला आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 20 का 30%, देखो 20 का 30%, तो 20 गुणा 30/100 और प्लस 30 का 20%, 30 का 20%, 20 का 30%, 20 गुणा 30/100 प्लस 30 गुणा 20/100, 2 जीरो पे 2 जीरो काट दो, 6 प्लस 2 जीरो पे 2 जीरो काट दिया, 6 प्लस 6 कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 देखो आप क्या होता है, इनका 12 आया है। अब पहला देखो 600 का 10%, कितना आ गया ये बेटा? देखो 600 का 10% आ गया 60, तो इसका मतलब आना कितना चाहिए? 12। गलत है ये। 1200 का 1%, 1200 का 1%, देखो 1200 का 1%, 1200 गुणा 1/100, तो ये कितना आ गया? 12। तो किसके बराबर होगा? 1200 के 1% के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 1200 के 1% के बराबर होगा। इसके बाद आइए आगे, 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करके 60 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति इस कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो मैंने इस तरीके क्वेश्चनों को आपको क्लास में फॉर्मूला बताया है, M1D1H1 बराबर W1 अपॉन में M2D2H2 बराबर W2, ये फॉर्मूला आपको बताया है। M1 बताया मैंने पहले प्रकार के आदमी, D1 दूसरे प्रकार के आदमी, और H1 एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। W1 किए गए कार्यों की संख्या। इसके बाद आता है आपका M2 दूसरे प्रकार के आदमी, D2 दूसरे प्रकार के आदमी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, फॉर D2 कितने दिन काम करते हैं, H2 कितने घंटे काम करते हैं, और W2 किए गए कार्यों की संख्या। अब देखिए एक बात, M1 20 व्यक्ति एक दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, 60 दिन में कोई भी एक काम करते हैं, तो इसी एक काम को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति, मान लेते हैं M2 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 90 दिन में। इसके बाद आओ M2 पे, 20 गुणा 12 गुणा 60, 8 गुणा 90, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 से 3 बार काट दो, और ये 3 से कितनी बार काट दो आप? 4 बार काट दो, 4 से 2 बार काट दो, 2 से 10 बार काट दो, तो 10 दूनी कितने दिन आ गया? 20 दिन इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 20 डेज आ जाएगा। मीना और सोनम क्रमशः 6 लाख और 7 लाख रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं। एक वर्ष के बाद 65,000 रुपए का नुकसान होता है, तो मीना के नुकसान की राशि क्या होगी? देखो सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन आपका साझा से, साझे में जो लाभ और हानि होती है, जो लाभ और हानि होती है, लाभ है या हानि है भाई, ये होता है पूंजी गुणा समय, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, किसने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, तो लाभ और हानि इसी के ऊपर होते हैं। अब देखो यहां कौन कौन है, मीना और सोनम, मीना और सोनम 6 लाख रुपए लगाए और इसने 7 लाख रुपए लगाए, पूरे एक वर्ष के बाद लगाए, तो इनका जो लाभ और हानि का अनुपात है वो भी किस अनुपात में होगा? 6:7 में, क्योंकि बात भैया आप गुणा करो या मत करो, लाभ बराबर मैंने बताया या हानि बराबर है पूंजी गुणा समय। पूंजी 6 लाख और 7 लाख है, तो इनका क्या आ गया? 6:7। आगे दिया है कुल हानि कितने रुपए की हो रही है, तो कुल हानि आपको दी गई है 65,000 रुपए की है। कुल हानि कितने की है? 65,000 रुपए की है। तो हमें बताना है मीना का नुकसान। डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाओ यहां पे, कुल नुकसान कितने रुपए का हुआ है हमें? 65,000 का।
कुल नुकसान कितने का है? 65,000 का। लेकिन यहाँ पे देखो, मीना को 6 का, सोनम को 7 का, दोनों को कितने का? 13 का। और मीना को 6 का हुआ तो गुणा 6 का, 13 पंजे 65 और 5 छक्के कितना आ गया? 30,000। तो 30,000 मीना का आ गया, सोनम का कितना आ जाएगा? गुणा 7 का कर देंगे, 35,000 रुपए किसका आ जाएगा? सोनम का आ जाएगा। इसके बाद चलो आगे आइए। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े खेल के एक मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़े एक मार्ग का क्षेत्रफल होगा। देखो मार्ग का क्षेत्रफल ध्यान रखना, ये खेल का मैदान है आपका, ध्यान समझेंगे ये वाला, ये खेल का आपका मैदान है। तो खेल का मैदान देखो, ये तो 60 मीटर लंबा है, ये आपका 40 मीटर क्या है? चौड़ा है। इसके चारों ओर 1 मीटर, देखो यहां भी ये 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है। तो देखो ये एक रास्ता बनाया गया है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है इसके लिए कोई अलग से। तो देखो हमें क्या करना है, ये 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, तो कुल लंबाई कितनी हो गई है? 62 मीटर। भाई एक एक बढ़ गई दोनों ओर। इसकी बात करें चौड़ाई की, ये 40 थी तो ये 40 प्लस 2 हो जाएगी कितनी? 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो सीधा सा है, खेल के मैदान की लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो दोनों तरफ 1-1 मीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई 60 की 62 हो जाएगी टोटल रास्ते सहित। और यहां अंदर का क्या है? 40 है, तो बाहर रास्ते सहित कितना हो जाएगा? 1-1 बढ़ जाएगा दोनों तरफ, कितना हो जाएगा? 42। तो ये रास्ता हो गया आपका। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, देखो हमें रास्ते का क्षेत्रफल, देखो सीधा सा है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालूं, देखो मैं इसका पूरे भाग का क्षेत्रफल और इसमें से ये घटा दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यानी कि बाहरी भाग माइनस क्या कर दो आप? भीतरी भाग। बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग। बाहरी भाग 62 गुणा 42 और भीतरी भाग कितना हो जाएगा आपका? 60 गुणा 40। देखो 62 गुणा 42 करेंगे आपका, तो 62 गुणा 42 करेंगे, 62 दूनी आ गया आपका 124, हासिल कितना हो गया? 12। 62 चौका आ गया आपका 248 और 12 260 आ गया, माइनस कितना आ गया? 24। तो कितना आ जाएगा? 204। कितना आ जाएगा? 204 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सा आ गया इसका आंसर? 204। अब इसके बाद आओ, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, देखो यहां ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिला है। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा क्या होगा? देखो हमें पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लाल बटा कक्का, क्या आपने पढ़ा होगा? लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है। इनका उल्टा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा क्या? कोसेक थीटा। इसका उल्टा। सीधा सा क्वेश्चन है, आप लाल बटे कक्का रखो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण आ गया, ये आधार बटा कर्ण आ गया, और ये लंब बटा आधार आ गया, सॉरी लाल बटे कक्का आधार आ गया, लाल बटे क्या है? कक्का। ऐसे याद रखना है आपको। तो अब देखिए यहां पे आप, हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय, वो भी याद रखनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से पाइथागोरस प्रमेय होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे, अब पूरा चैप्टर 5 हो गया यहां पे। ये आपके पास साइन थीटा दिया है, कॉस दिया है, या टेन दिया है, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब होता है बेस, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो आपको इन तीन में से कोई दो दिए होंगे और बचा हुआ तीसरा है, वो हमें कहां से निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो कर्ण का स्क्वायर साइन थीटा बराबर 4/5, ये लंब बटा कर्ण है, तो लगाओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर
25 माइनस 16, तो आधार स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर 3 आ गया। आधार 3 आ गया। पूछा टेन थीटा है, तो आपके पास टेन थीटा क्या होता है बताओ बेटा, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है बताइए आप, लंब का मान आ गया आपके 4 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये लंब का मान है, ये 5 कर्ण का मान है, और आधार का मान कितना है 3। तो टेन थीटा बराबर 4 बटा, टेन थीटा क्या है लंब बटा आधार, आधार कितना है 3, टेन थीटा बराबर 4 बटा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आओ आगे। एक मोटरसाइकिल 7480 रुपए में बेची, एक मोटरसाइकिल 7480 रुपए में खरीदी है और 7% लाभ पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। देखो सीधा सा आपको यहां पे वैल्यू सिस्टम लगाना है, और वो कैसे लगाएंगे, क्रय मूल्य आपके पास 7840 रुपए, कितना है 7840 रुपए, और आपके पास 7% लाभ पर बेची है। तो देखो सबसे पहले हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। कितना मानते हैं क्रय मूल्य, 100 मानते हैं, और विक्रय मूल्य 7% के लाभ पर बेची जाती है। तो विक्रय मूल्य 7% लाभ पर बेची जाती है, तो हमें इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 7% के लाभ पे तो कितना हो जाएगा 107, क्योंकि हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं 7840। देखो 7840 में खरीदी है, और खरीदा मूल्य कितना मानते हैं हम, क्रय मूल्य मानते हैं 100, 7% के लाभ पे बेची है, तो गुणा कर दो 7 का। इसको आप सॉल्व करो तो ये आएगा, इनका गुणा करने पे 83 88.8। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, ये कोई नहीं आएगा, पहला ऑप्शन सही 7840 गुणा, क्योंकि मैं 7440 का मल्टीप्लाई कर रहा था पहले, तो यहाँ पे हमें 7840 बटा 100 गुणा क्या कर देना है 107 कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ एक बार। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा। मैं कहूं 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 7/24 है। इनमें से पहली संख्या 6 है तो दूसरी ज्ञात करो। तो देखो पहली संख्या क्या मान लो 6, इसको एक बार करते हैं हम, यहाँ पे एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो x प्लस वाई 7/24 आ गया। कितना आ गया 7/24 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है बेटा, देखो सीधा सा तरीका ये है, x की जगह पर एक संख्या क्या मान लो 6, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या के स्थान पर 6 रख दो। चलो एक बार पूरा करते हैं, यहां रखता हूं मैं 6 प्लस वाई बटे में 6y बराबर 7/24। 24 का गुणा करो, 24 छिक्की 144, 144 प्लस 24y बराबर, यहां से आएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 छिंगी 42y। y की टर्म एक साइड दो, 42y माइनस, देखो 144 बराबर 42y माइनस 24y, 24y, तो कितना आ गया 18y, y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो y का मान कितना आ गया 8, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। सीधा सा है, नहीं तो आप इसको देखो डायरेक्ट एक बार हम ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। आपके पास देखो ऑप्शन पे कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग कितना है 7/24 है। तो देखो व्युत्क्रम का योग, यहां आओ x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर क्या है 7/24 है। अब यहां पहली संख्या 6 हो गई, पहली संख्या क्या हो गई 6, तो आप वैल्यू से सेटिस्फाई कराओ। पहली संख्या 6, मैं ऑप्शन ले रहा हूं, दूसरी संख्या 8 लो, तो 6 और 8 कितने हो गए 14, और यहां 6 गुणा 8 कितना हो गया 48, 2 से काटा 7/24, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम क्या है कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर दो। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 45, देखो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, मैंने आपको क्लास में ये 30 तक रखवाए। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखो सभी 5 जोड़े विवाहित हैं, तो इसको वैसे नहीं करना है कि गुरुजी 5 विवाहित जोड़े हो गए तो भाई 5 विवाहित जोड़े हो गए और सबके 4-4 पुत्र हो गए, तो 5 हो गए वो और उनके सबके 4-4 पुत्र ले दिए,
वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। देखो पहले एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े, तो देखो पहला विवाहित जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब आओ आगे, दूसरा विवाहित जोड़ा ये हो गया और इनके 4 पुत्र हैं। दूसरा विवाहित जोड़ा तीसरा ये हो गया, इनके 4 पुत्र हो गए। चौथा विवाहित जोड़ा ये हो गया, इनके भी कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। और चौथा विवाहित जोड़ा ये हो गया, इनके भी कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। अब एक बार टोटल काउंट करो कितने हो गए, देखो जोड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5। बात की देखो परिवार है, परिवार सबसे पहले परिवार यहीं से बनेगा, ये पति पत्नी है और ये इनके चारों बच्चे हैं, और ये चारों बच्चे शादीशुदा है, इनकी भी पत्नियां हैं चारों की, और इन सबके 4-4 बच्चे हैं। तो देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए। तो देखो ये कितने हो गए, 2 2 2 2 2, 5 जोड़े तो वो हो गए सीधे सीधे, तो 5 जोड़े 10 ये हो गए, और 4 चौका 16 ये हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए बताओ, 10 और 16 कितने हो गए, 26 हो गए। तो टोटल कितने सदस्य होंगे, 26 सदस्य होंगे। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर अगला। देखो जो संबंध लेखक का पुस्तक से है, देखो पुस्तक को लेखक लिखता है, तो पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक। कवि, कविता, बढ़ई, कुर्सी, सुनार, अंगूठी, गायक, गीत। देखो लेखक, ये पुस्तक है, पुस्तक को लिखने वाला कौन है, लेखक है। यहां उल्टा दिया है, कविता कवि, कुर्सी को बढ़ई बनाता है, उल्टा दे दिया है, तो गीत और गायक इसका सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, गीत और गायक। इसके बाद आओ 20 17 19, देखो डबल सीरीज है यहां पर भी, 20 के बाद 19 के बाद 18 के बाद क्या आ जाएगा, 17 16 15, और यहां आगे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आपकी यहां पे डबल सीरीज चल रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आओ 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 में देखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें डायग्राम बना के करना है। देखो ए बी का पिता है, देखो यहां पे ए पिता है तो पुरुष है, इस तरीके से लिखेंगे, किसका पिता है, बी का, छोड़ो हमें बी का नहीं पता क्या है। सी बी की मां है, देखो बी की मां है सी, बी की मां तो बी के पिता की पत्नी हो जाएगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सॉरी महिला है तो हमें इनसर्किल करना है, पुरुष है तो स्क्वायर में बंद करना है, ये सी हो गई, ए की पत्नी हो गई। सी बी की मां है, बी और डी भाई बहन है, बी और डी भाई बहन है, तो बी भाई हो गया, डी कौन हो गई, बहन है। देखो पति पत्नी है तो यहां डबल डंडा लगाना है, और भाई बहन है तो यहां पे सिंगल लगाना है हमें। तो बताइए डी और ए में क्या रिश्ता है। तो ए और डी का देखो, डी ये डी का, ये डी है लड़की है, ये इसका भाई हो गया, और भाई का पिता खुद का पिता हो गया, तो ये पिता हो गया, और ये क्या हो गई, पुत्री। तो दोनों का क्या रिश्ता होगा, पिता और पुत्री का रिश्ता होगा। इसके बाद आओ अगला, हरि पहले पूर्व दिशा में जाता है। देखो हरि यहां पर है, लोकेशन बता ही दिए मैंने, सबसे पहले ये इधर पूर्व दिशा हो गई, इधर पश्चिम दिशा हो गई, इधर उत्तर हो गई, और इधर दक्षिण हो गई। ये इनकी सब डायरेक्शन हो जाएंगी, बाकी की ये उत्तर पूर्व, ये पूर्व दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। अब देखिए यहां पे हरि पहले पूर्व दिशा में जाता है, हरि पहले ये जा रहा पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व, फिर दक्षिण दिशा में घूमकर कुछ दूर चलता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सा है, जहां डिस्टेंस नहीं दे रखी है बराबर मान के चलेंगे, हरि पूर्व दिशा में गया, फिर दक्षिण में घूमकर चलता है, अब पश्चिम की ओर मुड़ गया भाई, अब पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, अब यहां से दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। अब यहां से देखो ये पश्चिम में जा रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है तो घड़ी की दिशा में, बाईं ओर मुड़ता तो इधर आ जाता, और दाईं ओर मुड़ रहा है तो इधर, तो वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है, देखो दाईं ओर मुड़ गया यहाँ पे, तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, वो उत्तर दिशा में जा रहा है। देखिए बेटा काफी बच्चे हमारे पेपर देख रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक देखो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं, और आप भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें भाई, इससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो पेपर है आप पहुंचाएं।
अभी आर्मी क्लर्क, टेक्निकल वगैरह, इन सबके भी पेपर हम बहुत जल्दी डालेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक दो पेपर और करवा देता हूं, उसके बाद जो पेपर डाले जाएंगे वो बाइलिंगुअल डाले जाएंगे, दोनों भाषाओं में डाले जाएंगे। जय हिंद सभी के लिए वापस।